बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सिटी एट में मैं हूँ आपकी मेज़बान अना यूसुफ। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। हंसते मुस्कुराते रहिए, दूसरों को हंसने मुस्कुराने का मौका दीजिए, दूसरों की हंसी का बाइस बनिए। ज़िंदगी कितनी है और कब ये ख़त्म हो जानी है इसका कुछ पता नहीं है, तो कोशिश कीजिए किसी के लिए अच्छा कीजिए, किसी के लिए मुस्कुराने की वजह बनिए, किसी के लिए किसी के काम आ जाएं। तो यकीन माने आपको सेटिस्फेक्शन भी होगी। ऑल्दो आजकल जो एक खींचातानी और दौड़ का सिलसिला लगा है, लोगों ने उसको परेशान, उसकी वजह से जिंदगियां परेशान हो गई हैं। सो परेशानी आज 9th क्लास के स्टूडेंट्स को भी है, जिनका रिजल्ट अब से कुछ ही देर में आने वाला है और मेरे ख्याल से कुछ ही वक्त रह गया है। अभी कुछ देर पहले मेरी जुनैद से बात हुई थी, जो कि हमारे बीट रिपोर्टर हैं, जिनका ये कहना था तकरीबन 10:15 बजे के करीब रिजल्ट जो है वो अपलोड कर दिया जाएगा। तो इस वक्त क्या जज्बात हो सकते हैं स्टूडेंट्स के, मेरे ख्याल से हम इस दौर से गुजर चुके हैं। यकीन माने सांसें बंद होती हैं और ये मेरे ख्याल से फर्स्ट टाइम अपेयर होते हैं 9th क्लास के स्टूडेंट बोर्ड के इम्तिहानात में, तो ऐसे लग रहा होता है कि पता नहीं कौन सा बड़ा रिजल्ट आने वाला है। अच्छा, कुछ अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगी मैं। सो हमारे साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर्स मौजूद हैं, आमिर रजा खान साहब और राउद इरशाद हुसैन साहब। इनकी तरफ चलते हैं और इनसे जानते हैं कि अपना टाइम याद आ रहा है इस वक्त पे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चले? अल्लाह करम। बहुत बहुत शुक्रिया। आमिर भाई, क्या आपकी उस टाइम पे जब अपना रिजल्ट आना होता था बहुत परेशानी होती? नहीं, 9th का रिजल्ट तो हमारे जमाने में आता ही नहीं था। हाँ बिल्कुल, मैट्रिक के इम्तिहान होते थे। वो तो सीधा मैट्रिक का इम्तिहान होता था। हाँ। 9th का तो हम लेकिन बोर्ड रिजल्ट का बड़ा प्रेशर होता था। हमारा बोर्ड का पेपर नहीं था ना। अच्छा, 9th के पेपर जो होते थे वो स्कूल के अंदर ही होते थे। हाँ। और स्कूल के अंदर से रिजल्ट जो था वो आपको हमें पता था हम 9th में चले गए, 10th में चले जाना है। अच्छा, ये बाद में जो लिंक किया इन्होंने कि 9th के नंबर्स को 10th के नंबर के साथ वो जमा किया जाएगा। तो राव साहब, मैं बड़ी इंटरेस्टिंग बात शेयर करने लगा हूँ आपसे कि हमारे अब तो जुनैद ने भी बताया और मैं भी वो टिकट्स देख रहा था कि अब तो आप SMS करेंगे तो आपको होती थी ना गजट की और एग्जैक्टली गजट की वो दौर बड़ा जबरदस्त। फिर रश लगाना, फिर वो स्केल्स के साथ रख के वो देखना और पता चलना फेल हो गए तो फिर वापस घंटे बाद बारी आनी और पता चलना फेल हो गए। तो मेरे साथ तो ये होता है। आपका ये एक्सपीरियंस होगा अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं, मेरा तो ये एक्सपीरियंस है। मैं तो ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, मेरा तो ये एक्सपीरियंस है। तो अब बस ये अब तो खैर आप वेबसाइट से भी चेक कर सकते हैं, आपके पास और नहीं आने वाला दौर मजीद क्या जदीद होगा। और जदीद नहीं, ये SMS अब आप करें तो आपको घर बैठे भी नताइज का मिल जाएगा। और फिर उसके बाद फिर AI रिजल्ट अनाउंस किया। बिल्कुल ऐसे ही जाहिर है। तो ये एक एक्सपीरियंस होता था चौक चौराहों में वो गजट जिसने लाना उसके अच्छा, रिश्तेदारों के लहदा टेलीफोन उस टाइम क्योंकि दौर होता था आपका PTCL का, मोबाइल फोन बहुत कम लोगों के पास थे, तो रिश्तेदारों के फोन अलहदा से आना शुरू हो जाते थे और अम्मियों को बेचारियों को टेंशन होती थी कि फलाने भी फोन करके पूछना है फलाने। अभी भतीजे का था रिजल्ट ना, तो उसी जब ये आप खबर चला रहे थे उस वक्त उसका रिजल्ट भी आ गया। कांग्रेचुलेशन भी पास। सही। चलें जी, जिनका अच्छा रिजल्ट आया उनको बहुत बहुत मुबारकबाद। जिनके कम नंबर आए हैं वो मैट्रिक में ज्यादा दिल बर्दाश्त नहीं होना, आप मैट्रिक में ज्यादा मेहनत करके अच्छे नंबर ले सकते हैं, आपके पास अपॉर्चुनिटी है। सो मेहनत करें, मेरा ख्याल है लगन से पढ़ें। नताइज 50% कम होना आज के दौर में ये लम्हा फिक्री है और इसके लिए पेरेंट्स की जो अदम तवज्जी है वो बुनियादी वजह है और मोबाइल का बेजा इस्तेमाल है घरों में, जो कि बच्चे कर रहे हैं। और ये मामला आपके सरकारी स्कूलों में पढ़ाया नहीं जाता। ये बात है, आपके सरकारी स्कूलों में पढ़ाया नहीं जाता। आपकी वो सरकारी किताबें 50% बच्चों का फेल मिलनी चाहिए, आपको खरीदना पड़ती है। मुझे बताएं, कल मैं 2 किताबें लेके गया हूँ, दोनों पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की है। 430 रुपए की वो किताबें आई जो कि फ्री में मिल रही। अच्छा, आप मुझे बताएं राव साहब, अपने निजाम को भी देखें और उन किताबों के अंदर जो सफात है, खुदा की कसम बच्चों की आंखें खराब ना हो तो क्या हो। बिल्कुल ऐसे। इतने गंदा न्यूज़ तो बड़ा अच्छा है, मुझे तो वाइट न्यूज़ बड़ा अहम इशू है। वैसे किताबों की प्रिंटिंग में भी गलतियां होती थी। आयशा को रिक्वेस्ट करेंगे इसके ऊपर थोड़ी डिस्कशन ज्यादा हो। ये बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है। 50% हमारे बच्चे लाहौर बोर्ड से ताल्लुक जिन्होंने इम्तहान दिया वो फेल हुए हैं। ये सोचने की बात है और निज़ाम तालीम पर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि आज के दौर में जबकि गैजेट्स का दौर है, दुनिया तरक्की कर रही है और आज भी हम
ये तो इससे बेहतर तो नताइज हमारे दौर में भी हुआ करते थे। और आज जबकि सब कुछ फैसिलिटेट भी किया जा रहा है और फिर तरह तरह के जो अब तो किया जा रहा है, अब तो एमसीक्यूज और आप सरकारी स्कूल में जाके देखे तो टीचर को नहीं पता एमसीक्यूज क्या है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अब आप जदीद निजाम उतना ही बिगाड़ है जी। पहले इस निजाम को बेहतर करना होगा। टॉप स्टोरीज की तरफ आ जाते हैं, खबरें आ चुकी हैं। सब अपने प्राइवेट स्कूल में जो बच्चे पढ़ते हैं उनको लेकर बात कर रहे हैं। सरकारी स्कूलों के सरकारी स्कूलों के जाके हर जगह पे ऐसे ही है। आमिर भाई, सबके दौर में भी पंखा नहीं है वहाँ पे। ऐसे ही मुझे खबरें आयशा कह रही हैं कि जी आ जाए। अच्छा जी, आज की पहली खबर है, निगरान वजीर आला पंजाब का अस्पतालों की बेहतरी का मिशन, अद्वियात की खरीदारी के लिए खुसूसी अथॉरिटी बनाने की तजवीज़। निगरान वजीर आजम ने असम्बली काबीना को भिजवाने की मंजूरी दे दी है जी। लेस्को समेत बिजली की कंपनियों को सूबों के सपोर्ट करने का फैसला। सो खबरों की डिटेल्स की तरफ हमने आना है, ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद ज्वाइन करेंगे स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। सो अभी एक अपडेट आप तक और पहुंचानी है जी। हेलमेट इन्फोर्समेंट मुहिम के मुस्बत असरात सामने आने लगे हैं और 85 कीमती जानों को बचा लिया गया है। मुस्बत असरात देखे जा रहे हैं इस मुहिम के। डिटेल्स ये हैं जी, साल 2022 के पहले 7 माह में 20 दिनों के दौरान 326 अफराद ट्रैफिक हादसा में जाँ बहक हुए। साल 2023 में अब तक 241 अफराद ट्रैफिक हादसा में जाँ बहक हुए। आबादी और गाड़ियों की तादाद में होशुबा इजाफे के बावजूद कीमती जानों का तहफ़्फ़ुज़ काबिल तहसीन है, सीटीओ का ये कहना है। मजीद आपको ये भी बताएं कि जी साल 2022 में 469 अफराद कत्ल जबकि 484 अफराद ट्रैफिक हादसा में हलाक हुए हैं। हादसा में 90% मोटरसाइकिलिस्ट बिला वास्ता और बिलवास्ता मुलव्विस हैं। ये थी अपडेट। आज की खबर की तरफ बढ़ते हैं। अद्वियात की खरीदारी के लिए खुसूसी अथॉरिटी बनाने की तजवीज़ दी गई है। निगरान वज़ीर आला पंजाब अस्पतालों के हवाले से बहुत एक्टिव हैं और इनकी बेहतरी का मिशन लेके चल रहे हैं, जो कि मेरे ख्याल से वक्त की अशद ज़रूरत थी। अस्पतालों की बेहतरी के साथ ये जो अद्वियात की खरीदारी का मामला है, इसमें जो घपले हो रहे थे और जो नाकिस मटीरियल अद्वियात में इस्तेमाल किया जा रहा था, वो किसी से ढकी छुपी बात नहीं है। आमिर भाई, ठेकेदारी सिस्टम खत्म करें पहले। सबसे पहले तो पाकिस्तान में ये ठेकेदारी निज़ाम, चाहे आप कैफेटेरियाज पे चले जाएं, सरकारी बिल्डिंग्स की बात कर रहा हूँ, चाहे अद्वियात पे चले जाएं, तो वहाँ ठेकेदार जिस तरह की अद्वियात फराहम करते हैं वो मरीजों को देने के लायक तो नहीं होती। मैं डॉक्टर साहब से कहते हैं, ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी है, इसका रोल क्या होता है? पता नहीं क्या रोल है इसका रोल बस सारी अद्वियात की कीमतों को लेके तयन करना की कीमत क्या है अद्वियात की साल के हिसाब से। दूसरा, अगर आप काम करना चाहते हैं तो बराए मेहरबानी मैं निगरान वज़ीर से कहूँगा कि ये जो अमला है जो अद्वियात देता है, जो हॉस्पिटल के अंदर जो फार्मेसी होती है, वहाँ सारे का सारा अमला तब्दील करें। यंग बच्चे बच्चियाँ जिनको नौकरी की जरूरत है, जिनको नौकरी की जरूरत है, फार्मासिस्ट, उनको रखा जाए और वहीं पर आपके सामने एक स्क्रीन लगी हो। अगर वो कोई आपके साथ बदतमीजी करे या आपको अद्वियात ना दे, तो वहाँ पे आप फॉर्म होए कंप्यूटराइज, आप उसको फिल करें और डिजिटल पोर्टल में डाल दें वहीं से। अच्छा। उसके सामने। ठीक है। देखिए, निज़ाम को अगर ठीक करना है तो आपको अब उसी तरफ जिसकी हम जिक्र कर रहे थे कि आने वाले वक्त में क्या होगा, पेपरलेस वर्किंग, आप इसको डिजिटलाइजेशन पे ले जाएं। ये पुराने शिकायत रजिस्टर उठवाएं, ये सामने स्क्रीन्स लगवाएं, वहां पे जाके लोग पोर्टल में अच्छा काम है तो अच्छे का लिख दें कि मैं मेरे साथ इसका रवैया अच्छा था, बुरा रवैया और गलत दवाई दे रहा है तो ये भी लिख दें, ताकि आपके पास तो इन्फॉर्मेशन आए। और डिजिटल होगी तो वज़ीर आला अपने घर पे बैठ के, कोई भी वज़ीर आला बिल्कुल अपने घर पे बैठ के देख लेगा। राव साहब, अथॉरिटी की तजवीज़ कैसे देखते हैं आप? देखिए, ये एक्सीलेंट डिसीजन है अब तक के हवाले से, और सबसे ज़्यादा जो मसाइल थे वो लोकल परचेज में ही थे। मुझे याद आ गया कि मैंने एक स्टोरी की जो कोरोना के दिनों में, जबकि सब वार्ड्स बंद थे और 4 अस्पतालों का मैंने जो इनका अकाउंट्स के हेड्स थे वो अकाउंट हेड्स के साथ ये पूरी डिटेल्स जब हासिल की, तो सर्विसेज हॉस्पिटल, मेयो हॉस्पिटल, जनरल हॉस्पिटल और जिना हॉस्पिटल, इन 4 बड़े टीचिंग हॉस्पिटल्स के मैंने जब डेटा इकट्ठा किया
तो ये तकरीबन 4.5 अरब 4.5 अरब रुपए इनकी अदवायात खरीदारी की मद में थे। और आप अंदाज़ा लगाएं कि सब कुछ बंद था, ऑपरेशन थिएटर्स बंद थे, ओपीडीज बंद थी, सिर्फ इमरजेंसीज चल रही थी। लेकिन पता ये चला कि पूरे, मैंने एक एमएस से पूछा, मैंने कहा ये आपने लोकल परचेज के लिए जो पैसे थे आपके, ये सारे आपने खर्च कर लिए? तो कहते हैं अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह खर्च कर लिए। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि सब कुछ बंद हो तो फिर भी पैसे खर्च हो जाए, तो पैसे तो कौन जिम्मेदार है उसका? ये तो बंदर बांट का एक सिलसिला होता है लोकल परचेज में। वही हम भी अक्सर, आप भी खबरों में पढ़ते होंगे, कहीं पर कोई राना शाहिद है या पता नहीं इस तरह के बड़े करेक्टर्स हैं जो अस्पतालों में जिनकी मोनोपोली है, अद्वयात उनकी जानी है, आइटम्स जो है वो उनकी जानी है। तो इस तरह की चीज़ें जो है सारी, वो उनको रोकने के लिए अथॉरिटी का जो क़याम है ये नागज़ीर था। मैं तो इस पर को भी जानता हूँ, मैं एक साहबी को भी जानता हूँ जो एक हॉस्पिटल में एक मखसूस दवाई जो है उसका डिस्ट्रीब्यूटर बना हुआ है। बहुत सारे लोग हैं, नाम ना साफी है वैसे, लेकिन वो चले और किसी वाले से साफी तो अपने आप को कहलवाता है ना, वो भी ठेकेदार बना हुआ है। ये मेडिसिन में लोएस्ट सॉल्ट वाली दवाइयां एग्जैक्टली वो आप हॉस्पिटल में सप्लाई करते हैं। आप बाद में जो आप बात कर रहे हैं कि अथॉरिटी का क्याम माजी में भी नागजीर था और मुस्तकबिल में भी ये नागजीर होगा। इसके लिए आपको, अब चूंकि आपने डिसीजन कर लिया, इसको अब आप जो इसकी एग्जीक्यूशन है उसकी तरफ आप तेजी से जाएं। इसके मुस्बत असरात कैसे देखने में आएंगे? अगर अथॉरिटी बन जाती है तो बेहतरीन अथॉरिटी बनती है, एटलीस्ट जो चेक एंड बैलेंस है वो तो आप जो एमएस हजरात हैं वो पैसे क्यों खर्च करते हैं? वो इसलिए खर्च करते हैं कि कहीं ऑडिट पैरा ना लग जाए, पंजाब असम्बली में जाके जवाब ना देना पड़ जाए। तो भाई अगर पैसे जहाँ पर लगने, गरीबों के इसके समरात अथॉरिटी बनने के कैसे पहुंचेंगे? अथॉरिटी बनने के तो पहुंचेंगे, क्योंकि अथॉरिटी में सारी चीजें चेक एंड बैलेंस होगा, सबसे बड़ी बात है। ये अथॉरिटी बनना तो अच्छी काम है, लेकिन जिस तरह से मैंने कहा स्टेप बाय स्टेप करें इसको, तो ये बेहतर हो सकता है। और जो सबसे अच्छी दुआ है वो आपको हॉस्पिटल से मिलनी चाहिए। बेहतर ये है कि सबसे लोएस्ट सॉल्ट फौरी तौर पे ये तजवीज है, फौरी तौर पे कम से कम एक अस्पताल में इसको नाफिजुल अमल करके पायलट प्रोजेक्ट के तहत इसका तजर्बा भी कर ले और उसके बाद फिर ये आगे भी बढ़े, तो फिर दूसरे हॉस्पिटल्स में इसको रेप्लिकेट करें। आपके पास तो पूरा पंजाब के अंदर से मिलेगी, तो बाहर वाले मेडिकल स्टोर क्या करेंगे? मेडिकल स्टोर्स वो सैकड़ों हजारों की तादाद में एक हॉस्पिटल के बाहर मेडिकल स्टोर। देखिए वो है, लेकिन वो क्या बेचेंगे? लेकिन आपने प्राइवेट हॉस्पिटल, अब आप समझे कि लिंक कहाँ कहाँ होता है। ऑब्वियसली जो अद्विया ना देने का लिंक है वो कहाँ कहाँ होता है? ये सारा खराबी किसी ना किसी चीज में, पोर्टल शुरू करें, या सफाई नहीं है वो जाए टीवी स्क्रीन पे टच करे उसको, अभी बता दें। मैं कहती हूँ अगर ये सब वज़ीर आला साहब ने जिस तरह से हॉस्पिटल्स में, वज़ीर आला साहब ने काना हो या सब्जाजार हो, सर्विसेज हो या जना हॉस्पिटल, मेयो हॉस्पिटल हो या कोई भी और शादरा हॉस्पिटल हो, जिस तरह हंगामी दौरे किए हैं, इसी तरह अगर ये पेस ऑफ वर्क इनका जारी रहता है तो इंशाअल्लाह ताला बहुत इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा और बेहतरी की जानिब हम गामजन हैं। जो अस्पतालों में जाएं, जिस तरह से मरीज बिलबिला रहे हैं, तो ये बेहतरी की तरफ जो कदम उठाया गया है, इससे हालात कुछ बेहतर तो हुए हैं, मजीद बेहतर होने चाहिए। अच्छा जी, लेस्को समेत बिजली की कंपनियों को सूबों के सपोर्ट करने का फैसला किया गया है। निगरान वजीर आजम ने समरी काबीना को भिजवाने की मंजूरी दे दी है। राव साहब कैसे देखते हैं फैसले को? क्या बेहतरी आएगी इससे? अवाम को कुछ सुकून होगा या नहीं? इससे सबसे बड़ी बात तो बेहतरी की बात आए या ना आए, लेकिन जो रेवेन्यू कलेक्शन है, जो वापडा की रेवेन्यू कलेक्शन है, उसमें 100% बेहतरी आएगी, क्योंकि वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट जिम्मेदार होगी कि अगर उसने लेट्स सपोज अगर 100 यूनिट लिए हैं तो 100 में से अगर 50 चोरी भी होते हैं तो उसका जिम्मा पंजाब गवर्नमेंट पर होगा। पंजाब उसको 100 का बिल जो है वो पूरा वापस देना पड़ेगा। तो ये इस लिहाज से, तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लिहाज से तो ऑब्वियसली ये बेहतर इकदाम है। और पहले भी आपने 18वीं तरमीम के तहत सूबों को बाख्तियार बनाया हुआ, सूबों के पास बहुत ज़्यादा इख्तियारात हैं। आपकी जो वफाकी गवर्नमेंट है 18वीं तरमीम के बाद वो तो मुँह तकती रह जाती है, वो सिवाय उसका पैसे तकसीम करने के और जो रोल है वो ना होने के बराबर है। और सारा बर्डन जो फॉरेन डेट्स का है वो फेडरल गवर्नमेंट पे आता है। फेडरल गवर्नमेंट के बजट्स को अगर आप देखें तो उसके साथ साथ प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के बजट को देखें तो आपको वाज़ह फ़र्क नज़र आएगा कि बहुत ज़्यादा माली और इंतज़ामी इख्तियारात 18वीं तरमीम के बाद सूबों को दिए गए हैं, जो कि सूबों को बाख्तियार भी होना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन हद से ज़्यादा जब आप तजावुज़ करेंगे तो फिर प्रॉब्लम होगी। अब मसला ये आ रहा था
कि लेस्को, फेस्को, हेस्को और ये गेस्को, ये जो पंजाब की कंपनीज हैं, ये मेरे ख्याल से 8 या 9 कंपनीज हैं जो रीजन वाइज पंजाब में हैं। तो इन तमाम डिस्कोस को अब पंजाब गवर्नमेंट के अगर ताबे करते हैं तो जो पंजाब गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट का जो डिपार्टमेंट वापडा है, तो इससे उनका जो रिकवरी का इशू है वो तो रिजॉल्व होगा, लेकिन फिर बिजली चोरी से निपटने के लिए ये मुकामी ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को करना पड़ेगा। और ठीक है, इसमें बिजली चोरी तो सबसे ज्यादा जहां बड़ा मसला ही ये मैं कोई सुबाइयत की बात नहीं कर रहा, जहां सबसे ज्यादा बिजली चोरी होती है वो आपको भी पता है, सबको पता है कि जो रेवेन्यू कलेक्शन है वो सबसे ज्यादा तो है भी पंजाब से। बिल्कुल ऐसे। और इसको मजीद बेहतर बनाया जा सकता है। और 1300 अरब का गैप आपका होता है बिजली चोरी का, 1300 अरब रुपए आप अंदाजा लगाएं। ये मसला हल हो जाए तो मेरे ख्याल से सारे मसले हल हो जाएंगे। आमिर भाई, ये बात तो बिल्कुल ठीक है, और मैं तो इसको बहुत अरसे से एडवोकेसी कर रहा हूँ कि ये लेस्को और ये वेबको, पेप्को, हेप्को, इनकी जारादारी खत्म वैसे ही हो सकती है, ये सूबों को दें। देखिए, आप जिस इलाके में रहते हैं, अगर वहाँ का कंट्रोल उसी इलाके के लोग करेंगे तो बेहतर कर सकते हैं बनस्बत इसके कि दूसरे कोई इलाके का बंदा करें। एग्जैक्टली, ये वफाक के पास होना ही नहीं चाहिए था, ये सूबों के पास होना चाहिए था। और वफाक सूबों से पूछे कि हमने आपको इतनी बिजली डैम से बना कर दी, आपने उसको इतने में बेचा, कितने पैसे वापस आए। अगर ये निगरान वज़ीर आला की तरह के वज़ीर आला ही आए तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो बात कर रहे थे 1300 अरब रुपए की, ये भी रिकवर होंगे, ये बहुत हद तक कम होंगे, सिस्टम अच्छा होएगा, और ये जो लाइन्स हैं, वायर्स हैं, ये ठीक होंगी। और ये जो 65 लाख रुपया एक बंदे की तनख्वाह है, ये वाला जो दुरुस्त होगी। सबसे बड़ा ये जो दुख है, ये दुख इतना बड़ा है कि यार आप किस बात के 2.5 लाख रुपया रोज के लेते हैं, रोज के 2.5 लाख रुपए लेते हैं सरकारी तनख्वाह, 2.5 लाख रुपया रोज का। इसके अलावा जो लेते हैं, इससे बड़ा कोई जुल्म हो नहीं सकता इस मुल्क के साथ। ये 58 लाइन में 68 लाख रुपए, और इस तनख्वाह के अलावा मरात अलहदा होती है ना, बिजली आपको मुफ्त मिल रही है। चले बिजली तो आपके मैंने नौकरों की आपकी फौज, सारी फौज ही उनकी है। वो जिस मर्जी लाइनमैन से कहें, जिस मर्जी आप रिहाइश आपको मुफ्त मिल रही है, जिसको मर्जी आप कहें वो लगता नहीं बादशाह है। बादशाह सलामत ने अनाउंस कर दिया। ना सारे लाइनमैन खराब है, मैं आपको बताऊं, ना सारे एसडीओ खराब है, ना सारे एक्शन खराब है, लेकिन चंद काली भेड़ पूरे महकमे को खराब करेंगे। बिल्कुल ऐसे ही ये सूबों के पास आएगा, निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी इसको देखेंगे। मेरा ख्याल है कि आने वाले चंद महीने में अगर ये मिल जाए तो इजाजत, ये बहुत काम बेहतर। चलिए, वी होप फॉर द बेस्ट। हमने ब्रेक की तरफ जाना है, ब्रेक के बाद हम जब वापस आएंगे तो अगली खबर की तरफ बढ़ेंगे। आप हमारे साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक। और खबर ये है, पंजाब की पहली स्किल्स पॉलिसी मंजूर, 3 टेक्नोलॉजी पार्क बनेंगे। मार्केट की जरूरत के मुताबिक हुनरमंद अफरादी कुव्वत तैयार करने के लिए तश्कील दी गई कमेटी का वजीर सनत की ज़ेर सदारत इजलास स्किल पॉलिसी मुसविदा पंजाब काबीना को इरसाल किया गया है। आमिर भाई, कैसे देखते हैं इसको? अच्छा, मेरी तो हैरानगी है कि इस दौर में भी हम टेक्नोलॉजी पार्क बना रहे हैं, IT पार्क बनाए। AI का दौर आ गया, खत्म हो जाना है ये मैन स्किल पावर्स, कंप्यूटराइज चली जानी है, रोबोटिक हो जाना है सारा सिस्टम। क्योंकि राव ने भी बोलना है, मुझे जल्दी जल्दी अपनी बात खत्म करनी है। टेक्नोलॉजी पार्क्स बनाए, ज़रूर करना चाहिए आपको, क्योंकि मुझे खुशी होती है कि निगरान हुकूमत जो है ये AI की तरफ तवज्जो देती, उसके पार्क्स बनाती और IT की तरफ बच्चों को लेकर आती। और जालिमों को शुरू तो आपने कुछ निगरान हुकूमत से बहुत ज्यादा उम्मीदें नहीं वाबस्ता कर रहे हैं, कानूनी को कहना है। मैंने अब किसको कहूँ, मतलब वो जो बुज़दार चला गया, आप चाह रहे हैं कि निगरान हुकूमत की जादू की छड़ी ले आए और सारा कहूँ। देखिए, जो काम कर रहे हैं उन्हीं से बात करनी चाहिए। अब AI का दौर आने वाला है, मैं अभी बता रहा हूँ ना की जगह पे AI होगा, आमिर की जगह पे AI होगा, राव की जगह पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ आप बच्चों को उसके पास बना दे। अभी से स्कूल्स में डिविजन्स करें उनकी कि ये बच्चे इस काबिल है कि इनको इस तरफ ले जाया जाएगा, उसकी करें। अभी आप उसको वो रेंट से ट्रैक्टर का टायर खोलना सिखा रहे हैं टेक्नोलॉजी पार्क के अंदर, तो हम बहुत पीछे रह जाएंगे, पहले बहुत पीछे। अच्छा, इसमें ना, अच्छा देखिए, अब इसको आप अगर पॉजिटिव इस पे बात करें तो ये बारिश का पहला खतरा है। स्किल्ड लेबर की दुनिया जहां 2023 में बारिश का पहला आप मुझे बताएं
कि 2023 में ये तो शुक्र है इन्होंने कर लिया है, अदरवाइज तो दूर दूर तक स्किल्ड लेबर की तो हमारे यहाँ कोई पॉलिसी नहीं है। ये पुराना मंसूबा है, बाय द वे, मेरे ख्याल से टेक्नोलॉजी सबसे ज्यादा जो दुनिया में इस वक्त शॉर्टेज है वो स्किल्ड लेबर की है। आप बात करें AIG की, अब मुझे बताएं अगर किसी को प्लम्बर चाहिए तो वो AIG कैसे करेगा? वो तो नहीं, आपको शायद अंदाजा नहीं तो होना क्या जा रहा है। अच्छा ये राव भाई आपको अंदाजा ये नहीं है। नेक्स्ट डेकेड की आप बात कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल तो मेरा बच्चा आज से डेकेड में दाखिल होगा ना फिलहाल भाई। तो नेक्स्ट कपल ऑफ डेकेड्स में तो शायद ऐसे जब शायद हम कपल ऑफ डेकेड्स नहीं, ये बहुत तेजी से सफर ये करेगा। बहुत अभी यहाँ पे जो स्किल्ड लेबर की हवाले से जो बात चल रही है, इस पे दुनिया जहान में इस वक्त स्किल्ड लेबर की शॉर्टेज है। और ये पाकिस्तान की जो हम बात करते हैं कि अपनी आबादी को हम अगर स्किल्ड लेबर की तरफ ले जाते हैं, उसके बड़े हिस्से को, यानी जो हमारी स्टडी है, अभी 9th का रिजल्ट आया और हम देख रहे हैं उसके बाद बच्चे जाएंगे जो तो गए प्रोफेशनल डिग्रीज में, वो तो स्किल्ड लेबर में ऑटोमेटिकली, जिन्होंने जो गए हम जैसे नालायक FA BA और वो मास्टर्स किया और उसके बाद फिर फारिग, और वो जॉबलेस ज़्यादा है। अब हमें इस तरफ तवज्जो देनी है, हमें वो एजुकेशन ही उसी तरफ लेके जानी है जो स्किल्ड लेबर, और ये वहीं से शुरू करें और इससे अफरादी कुव्वत में जो इजाफा होगा, ज़र मुबादला के आपका जो इशूज़ है वो रिजॉल्व होंगे और इस पे फौरी तौर पर इसकी एग्जीक्यूशन की तरफ जाना पड़ेगा। अच्छा इकदाम है, इसको शुरू करने में अब ताखीर मजीद अभी हम अफरादी कुव्वत में इजाफे की बातें कर रहे हैं और आमिर भाई की अगर मैं बातें सुन रही हूँ तो वो मुझे एक बिल्कुल नई दुनिया नजर आ रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात बिल्कुल है, वो टेक्नोलॉजी है, लेकिन अभी स्किल्ड लेबर है, आपके पास मार्केट भी बहुत है। अभी पूरे यूरोप में, ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में, अमेरिका में बहुत ज्यादा स्किल्ड लेबर की शॉर्टेज है। बहुत बहुत शुक्रिया राव साहब आपका भी। आमिर भाई आप मुझे लेनी है ब्रेक के बाद हम दोबारा से हाजिर होंगे। आप हेडलाइंस जानिएगा, फिर आते शो में। और वाकई असली लाहौर तो ये है, क्योंकि लाहौर की पहचान ही वॉल सिटी है। अब हम देखते हैं कि कोई भी जो सकाफत किसी भी जगह पर जो है वो उसकी अहमियत, उससे इनकार नहीं किया जा सकता। और हमारी पहचान ये सब चीज़ें हैं। जितने भी सयाह आते हैं जी बैरून मुल्क से, सबसे पहले अगर उन्होंने दौरा करना होता है तो वॉल सिटी अथॉरिटी का। और अब यहाँ पे इतनी अट्रैक्शन है, इतनी नई नई चीज़ें की जा रही हैं कि वो तो हम आपसे टाइम टू टाइम शेयर करते ही रहते हैं। लेकिन एक बहुत बड़ा इशू क्या था कि इसकी खूबसूरती जो है उसको बहाल करना, जो कि अब मांग बढ़ती जा रही थी। मांग किस तरह से बढ़ रही थी? तजावुज़ात की भरमार है, ट्रैफिक की भरमार है, इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं। बड़ा शहर है, मसाइल तो बड़े होंगे ही होंगे। फिर दूसरा, आपके इर्द गिर्द बिजनेस हब भी जो हैं वो वॉल सिटी के इर्द गिर्द हैं, तो इसकी वजह से भी बहुत सारे मसाइल थे। लेकिन निगरान वज़ीर आला पंजाब सैयद मोहसिन रज़ा नकवी की जानिब से खुसूसी तौर पर ये अहकाम जारी किए गए हैं कि जितने वॉल सिटी अथॉरिटी के जितने दरवाजे हैं उन पर काम जो है उनको उसकी असली हालत में बहाल करने का काम जो है वो फौरी किया जाए। अब इसके लिए प्लान क्या है, अहमियत इन दरवाज़ों की क्या है और इनकी बहाली से बेहतरी क्या आएगी, अट्रैक्शन सयाहों के लिए क्या रहेगी, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में जो हमारी मेहमान मौजूद हैं, डायरेक्टर वॉल सिटी हैं तानिया कुरैशी साहिबा, जिन्होंने हमें ज्वाइन किया अपने शो में। वेलकम। अस्सलाम वालेकुम तानिया। बहुत बहुत आपके कीमती वक्त के लिए। लाहौर की पहचान है वॉल सिटी, इससे तो इनकार नहीं है। और मेरे ख्याल से पूरी दुनिया से विजिटर जब भी आते हैं तो अट्रैक्शन यहाँ पर सबसे बड़ी क्या होती है कि आपने वॉल सिटी जाना है, बिल्कुल वहाँ दौरा करना है। सो आपके कंधों पे एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसको बहाली के हवाले से भी, फिर लोगों को इन्फॉर्म करने के हवाले से भी। सो मुझे ये बताइएगा, ये जो CM साहब की जानिब से इनिशिएटिव लिया गया है, इस पर काम करने का कहा गया है, उसकी तरफ तो आएंगे। इन दरवाज़ों की अहमियत बताइएगा क्या है? देखिए जी, पहले वक्तों में जो शहर थे उनके गिर्द फसील और दरवाजे बनाए जाते थे। उसका बेसिक पर्पस होता था सिक्योरिटी कंट्रोल करना। अच्छा, शहर के अंदर आमदोरफ्त कंट्रोल करना। ठीक है। अच्छा, वक्त के साथ साथ ये कदीम यूनान में भी बना, आप यूरोप ओल्ड सिटीज़ में भी देख सकते हैं। दुनिया भर में इसी कॉन्सेप्ट के साथ वॉल्ड सिटीज़ जो है वो बनाई जाती थी। लाहौर की जो वॉल्ड सिटी है, दिस डेट्स बैक टू 1000 BC, लेकिन ये कहा जाता है कि जो फसीलें हैं, जो फसील थी और जो दरवाजे हैं वो अकबर बादशाह ने बनवाए, जो मुगल बादशाह। और वो आप काम देख के भी हैरान हो जाते हैं, क्या बड़े बड़े दरवाजे एग्जैक्टली। और वहाँ से जब आप गुजरे वो चीज़ें आपको वाकई ट्रैक करती हैं। एग्जैक्टली। और उसमें मेहनत और उसमें जज्बा और उसमें एक एस्थेटिक नज़र आती है, एस्थेटिक सेंस नज़र आती है। बिल्कुल।
तो यहाँ पे ये है कि हमारे शहर के 12 दरवाजे बनाए गए और एक मोरी थी। और फिर ये दरवाजे होते थे बेसिकली शहर के अंदर आमदो रफ्त के लिए। हर दरवाजे की अलग अहमियत थी। दिल्ली दरवाजा ये दिल्ली से आने वालों के लिए बनाया गया था। इसका रुख दिल्ली दरवाजे, दिल्ली की तरफ। ठीक है। इसी तरह फिर यानी अब आप नामों के पीछे रीजन क्या है वो भी बता रहे हैं। एग्जैक्टली। ठीक है। कश्मीरी दरवाजा है, वहाँ पे कश्मीरी क्लैंस आके रिहाइश पजीर हो गए थे। अच्छा। इसलिए उसको कश्मीरी दरवाजा कहा गया। अकबरी दरवाजा वो अकबर बादशाह के अपने नाम पे था। इसी तरह मोची गेट है। इसी तरह और जो दरवाजे, लोहारी दरवाजा, लोहारी दरवाजा, वहाँ पे कहा जाता है कि जो लोहार होते थे, जिसकी वजह से लोहारी, उसको आयरन स्मिथ्स, द गेट ऑफ आयरन स्मिथ्स उसको कहा जाता है। फिर इसी तरह और आपके मोची दरवाजा है जो कि मोतीराम के नाम पे रखा गया। वहाँ का चौकीदार होता था, ही सर्व्ड अ लॉट, एंड वो फिर बदलते बदलते मोती से वो मोची हो गया। फिर उसके बाद ये है मस्ती गेट जो है वो मरियम ज़मानी मस्जिद के नाम की निस्बत से था, मस्जिदी गेट था। एंड विद द पैसेज ऑफ टाइम वो मस्ती गेट के नाम से पहचाना जाना शुरू हो गया। ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ कि आफ्टर द डाउनफॉल ऑफ मुगल्स व्हेन द ब्रिटिश टुक ओवर, तो वहाँ पे फिर ब्रिटिश ने समवेयर इन 1900s, probably it is reported that it was 1901, जब इन्होंने सारे 13 के 13 दरवाजे, 12 के 12 दरवाजे गिरा दिए थे। मोरी तो वैसे ही मोरी थी, वो उसमें दरवाज़ा नहीं बना हुआ था तब। अच्छा, ये दरवाजे गिरा के सर्कुलर गार्डन, सर्कुलर रोड जो है वो इस्टेब्लिश की गई। फिर 1906-1907 के करीब ये दरवाजे दोबारा बनाए गए। ठीक है। और तब मोरी दरवाजा भी बना दिया गया जिसको दरवाजे का दर्जा दे दिया गया। एंड दैट वाज द टाइम जब ये 13 एग्जिस्टिंग दरवाजे बन गए कि उनका स्ट्रक्चर बन गया। पहले 12 का था, फिर 13 का हो गया जो ब्रिटिश दौर में बना। उसके बाद उसमें एक फ़र्क ये आया कि जो मुग़ल दरवाजे थे वो फ़र्क तर्ज तामीर पे थे। उनके कहा जाता है कि जो वाहिद एग्जिस्टिंग दरवाज़ा है मुग़ल तर्ज तामीर का, वो रोशनाई दरवाज़ा है जो महाराजा रंजीत सिंह की समाधि और बादशाही मस्जिद के दरमियान में है। ठीक है। उसी तर्ज पे ये बाकी सारे दरवाजे भी बने हुए थे। जब ब्रिटिश राज में ये दरवाजे गिराए गए तो उसके बाद फिर ये कॉलोनियल स्ट्रक्चर्स में बनाए गए, कॉलोनियल आर्किटेक्चर स्टाइल में बनाए गए। सही। और अब जब हम दरवाजे देखते हैं तो इट इज़ वेरी एविडेंट, इट इज़ वेरी ऑब्वियस फ्रॉम द लुक एंड फील दैट वो कॉलोनियल आर्किटेक्चर के उसमें बने हुए हैं। जिस तरह उनकी वो हैं आर्चेस हैं, जिस तरह उनकी विंडो स्टाइल्स हैं, बिल्कुल। वो सारा दैट रिफ्लेक्ट्स द कॉलोनियल आर्किटेक्चर। उसके बाद फिर 1947 राइट्स आए हमारे, जो इंडिपेंडेंस मूवमेंट आई। उसमें कुछ दरवाजे जो थे वो पुल डाउन कर दिए गए। वो जो हमारे राइट्स थे, जो हमारे ये हंगामे हुए, जिस तरह शाह आलमी दरवाजे को गिरा दिया गया, आग लगा दी थी, क्योंकि दैट वाज डेंसली पॉपुलेटेड विद द हिंदू कम्युनिटी एंड द सिख। तो वो आना जाना, माइग्रेशन, और आपको पता है जो वहाँ पे उस वक्त फसादात हुए, जो भी उस वक्त तहरीकें चली, उसमें वो इंतशार में वो गिरा। फिर 1-2 और दरवाज़ों को आग लगाई गई। सही। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम वी वर लेफ्ट विद ओनली 6 एग्जिस्टिंग गेट्स। सही। तो 6 दरवाजे अब हमें नहीं मिलते, 7 दरवाजे। तो अब वॉल्ड सिटी अथॉरिटी ने ऑन द डायरेक्शंस ऑफ सीएम वी आर रिकंस्ट्रक्टिंग द लॉस्ट गेट। अच्छा, मैं सीएम साहब ने तो इस पर काम करने का कह दिया। इससे पहले भी इस तरह के अहकामात आते रहे हैं कि जी लाहौर की तारीखी इमारत को उनकी असल हुस्न में बहाल रखा जाएगा, असल हालत में उन पर काम किया जाएगा। हमने मॉल रोड पे भी बिल्डिंग्स के बारे में ये सुना, लेकिन काम हो जाता है क्योंकि फॉलोअप कोई नहीं लिया जाता। अगेन वहाँ पर वही चीज़ें दोबारा से शुरू हो जाती हैं। सबसे बड़ा हमारे यहाँ पर जो आपका मेन जो हुस्न है इमारतों का ख़राब करता है वो तजावुज़ात है। Exactly. अगर हम दरवाज़ों की बात कर लें, वहाँ पर तो रेहड़ियाँ, आपके वो छाबी वाले लोग जो हैं वो इतने सारे होते हैं। फिर ऑटो रिक्शे वाले वहाँ पर खड़े होते हैं, आपका गुजरना मुहाल होता है उस रास्ते से। सेकेंडली, हमारे यहाँ वॉल चॉकिंग की एक रिवायत है, पोस्टर्स लगा दिए जाते हैं।
सो ये सब चीजें माजी में भी होती रही हैं, काम भी होता रहा और ये तमाम चीजें साथ साथ चलती रही। कोई ऐसा हल, कोई ऐसा फॉलो अप ऑपरेशन जो टाइम टू टाइम वॉल सिटी अपने तौर पर करती हो? बिल्कुल ऐसा है। मैं आपको कहूँगी कि आप एक दफ़ा दिल्ली दरवाजे का मॉडल ज़रूर देखें। अच्छा। हमने वो दरवाज़ा रिस्टोर किया था। एंड रॉयल ट्रेल जो है, जो हमारी एक बहुत मशहूर अब टूरिस्ट ट्रेल है, दिल्ली दरवाजे से जहाँ हमारे शाही हमाम दिखता है, गली सुरजन सिंह है, मस्जिद वजीर खान है, चिट्टा गेट है, दीनानाथ का कुआं है, ये जो ट्रेल है उसमें आप देखें कि दिल्ली दरवाजे के आगे से हमने तजावुज़ात हटाई। ठीक है। उसके बाद हमारी अपनी टीम्स हैं जो उसको, इंक्रोचमेंट टीम्स हैं जो उसको क्लियर रखती हैं। ठीक है। आपको मेरा ख्याल है यहाँ पे कभी कोई इस तरह का बैनर पोस्टर अब नज़र नहीं आएगा। इसी तरह हमने दिल्ली दरवाजे के अंदर जो इंक्रोचमेंट्स थी दुकानों की, ठेलों की, वो हटाई। मस्जिद वजीर खान से हम, शाही हमाम से हमने 52 इंक्रोचमेंट्स हटाई। आज तक आपने दोबारा नहीं देखी। सही। ठीक है। और ये आपकी अपनी टीम काम करती है, वॉल सिटी करता है ये। फिर हमने मस्जिद वजीर खान से 73 इंक्रोचमेंट्स हटाई, दोबारा नहीं हुई। फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान हमने शाही इमाम और वजीर खान और दिल्ली गेट से इंक्रोचमेंट्स हटा के इनके फसाड रिवील किए। इससे पहले लोग ऐसे नहीं देखते थे। तो हमारा बाकी दरवाजों के लिए भी यही प्लान होगा कि जब ये रिस्टोर हो जाएंगे और जो बनने हैं जब वो बन जाएंगे। अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी वॉल सिटी को दी गई है सीएम साहब की जानिब से। तो प्लानिंग क्या है? सबसे पहले किस तरह से काम और कहां से आप शुरू करने वाले? देखें, पहले तो जो हमारा सर्वेज और बेसिक डॉक्यूमेंटेशन एंड आपको पता है जो हमारा पेपर वर्क है, दैट हैज बीन कंप्लीटेड। अब वी आर फोकसिंग ऑन द डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन में ये होता है कि हम जो एग्जिस्टिंग गेट्स हैं उनका स्ट्रक्चर स्टडी करते हैं, जो मिसिंग गेट्स हैं उनको हम उनकी लोकेशन स्टडी करेंगे, क्योंकि ये बात है हेरिटेज की, सकाफती विरसे की। तो वी हैव टू बी वेरी पर्टिकुलर कि फॉर एग्जांपल टकसाली गेट है तो वो कहाँ था, वो हम डॉक्यूमेंटेशन करते हैं। उसके लिए हमने कंसल्टेशन सेशंस रखे, फोकस ग्रुप डिस्कशन रखी, जो लाहौर के, पाकिस्तान के नाम पर आर्किटेक्ट्स हैं, कंजर्वेशनिस्ट हैं, हिस्टोरियंस हैं, आपके जो एकेडेमिया के लोग हैं, उनको हमने मुशावरत में लिया, उनसे हमने डिस्कस किया कहाँ पे कौन सा गेट था। रेफरेंस बुक्स हम कंसल्ट करें, इंटरनेशनल लाइब्रेरीज को कंसल्ट करें। उसके बाद हमने फाउंडेशन डिग आउट करनी है कि यहाँ कहाँ पे एग्जैक्टली फाउंडेशन थी गेट्स की। उसके बाद फिर हमने तजावुज़ात रिमूव करनी है। जब एक दफ़ा गेट गिर गया तो उसके बाद वहाँ पे दुकानें बन गई, फिजिकल स्ट्रक्चर्स बन गए, ठेले वगैरह तो बहुत बाद की बात है। जो फिजिकल स्ट्रक्चर्स हैं उनको हटा के उनको रीलोकेट भी करना है ताकि कोई बेरोजगार ना हो। सही। तो ये सारा करके फिर वी विल स्टार्ट वर्किंग ऑन दी कंस्ट्रक्शन ऑफ दी लॉस्ट गेट्स। सही। जो एग्जिस्टिंग गेट्स हैं उनको हमने तजावुज़ात उनकी ख़त्म करनी है और फिर उनको हमने उनको रिस्टोर करना है, बैनर्स रिमूव करने। और वेरी इंपॉर्टेंट इज़ कि हमने फिर उनका अडेप्टिव रीयूज प्लान डिस्कस करना है। जैसे दिल्ली गेट के कमरे थे, उनमें हमने अपना टूरिज्म इंफॉर्मेशन सेंटर बनाया, पहली क्राफ्ट शॉप बनाई क्राफ्ट घर के नाम से। इसी तरह फिर लोहारी गेट है, उसमें कमरे हैं, वहाँ पे हम अब क्या करेंगे, किस तरह करेंगे। अभी हम एक छोटा सा स्कूल वहाँ पे चला रहे हैं, म्यूज़िक स्कूल, उसको हम बड़े स्केल पे लेके जाएंगे। इसी तरह बाकी जो गेट्स बनेंगे और जो एग्जिस्टिंग हैं उनका फिर हम अडेप्टिव रीयूज देखेंगे। एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, इट इज़ नॉट जस्ट ओनली द रिस्टोरेशन ऑफ द गेट, जो अंदर ट्रेल है, जो उसके अंदर आप एक, हम उसको टूरिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से लेके चलेंगे। जैसे दिल्ली गेट से रॉयल ट्रेल रिस्टोर की गई, लोहारी गेट की ट्रेल है, मोची गेट की ट्रेल है, टकसाली की ट्रेल्स हैं। ये सारी रिच हाई आर्किटेक्चरल मेरिट और कल्चरली रिच ट्रेल्स हैं, तो हम साइमल्टेनियसली उनको भी रिस्टोर करेंगे। सही। अच्छा, कुछ ये भी इश्यूज बताइएगा, क्योंकि हमारे तो शोज होते रहते हैं और हम हालत दिखाते रहते हैं। इनको कुछ बहाली का जब काम होगा तो कुछ ऐसे इशू नहीं है स्ट्रक्चर के अलावा, कुछ इमारतें हिली हुई हैं या ईंटें उखड़ी हुई हैं, ये काम भी बीच में ठीक किए जाए? हाँ जी बिल्कुल, ये प्रिजर्वेशन, रेस्टोरेशन, कंजर्वेशन, ये तीनों चीज़ें हमने इन पे अप्लाई करनी है। ठीक है। जहाँ पे जिस चीज़ की ज़रूरत है वो की जाएगी। सही। बिल्कुल। अच्छा, अब क्या इसके लिए बहुत ज़्यादा वसी बजट होता है?
किस तरह से ये चीजें मैनेज? देखिए, दैट डिपेंड्स इंटायरली ऑन द प्रोजेक्ट कि किस चीज़ के लिए कितना बजट मैटर करता है। अब अगर कितनी तजावुज़ात हटानी है, कितनी आपने उसके ऊपर डॉक्यूमेंटेशन कितनी करनी है, आपको कोई ऐसी मशीनरी चाहिए जिससे आपने अंडर द ग्राउंड स्टडीज कंडक्ट करनी है टू लोकेट द फाउंडेशंस, फिर उसके बाद मटेरियल हमने स्पेशल बनवाना होता है। सीमेंट और ईंट से तो बनने वाला काम नहीं है, हम असली लाइम मोटर प्लास्टर जो होता है वो बनाते हैं। सही, सही। हमारे पास अपने आर्टिजन्स हैं, अपने लेबर है जो ये स्पेशली ये मटेरियल बनाती है जो पुरानी इमारतों में यूज होता था। तो वो कंकर लाइम प्लास्टर जिस तरह है, तो वो एक डेफिनेटली इट इज अ टाइम टेकिंग एंड डेफिनेटली एक जरा महंगा काम है। कंजर्वेशन ये नहीं है कि हमने एक नई चीज बना दी। नई चीज बनाना, नया घर बनाना आसान है। आप अपने भी घर की आप अगर इतनी मेहनत कर रही हैं, इतना जबरदस्त वॉल सिटी काम कर रही है, तो आई मस्ट से कि आपको टाइम टू टाइम स्कूल्स के ऐसे कुछ डेलीगेशंस या यूनिवर्सिटी लेवल पे लोगों को, स्टूडेंट्स को बुला के इसको तमाम डिटेल में उनको बताना जरूरी है। हमारी आने वाली नस्ल को इन चीजों के बारे में पता होना चाहिए। हमारा जो टूरिज्म विंग है, हम बड़े रेगुलर स्टडी टूर्स कंडक्ट करवाते हैं। वी हैव गाइडेड टूर्स, जनरल पब्लिक के लिए गाइडेड टूर्स हैं। हमारे पास बेतहाशा यूनिवर्सिटीज़ और स्कूल्स आते हैं। और अब जो एक बहुत अच्छी बात है कि छोटे बच्चों में भी स्कूल्स जो हैं वो इस चीज़ का शऊर पैदा कर रहे हैं जी, लाइक ग्रेड 3, 4, 5 एंड अबव, कि वो आए, अपने हेरिटेज को देखें। लाहौर फोर्ट जाते हैं, दिल्ली दरवाज़ा आते हैं, उनको हम हिस्ट्री बताते हैं। फिर जो यूनिवर्सिटी लेवल के स्टूडेंट्स हैं, रिलेटिंग टू दी रेलिवेंट फैकल्टीज, जिस तरह आर्किटेक्चर हो गया, फाइन आर्ट्स हो गया, उनको हम बुला के उनके स्टडी टूर्स कंडक्ट करते हैं, जहां हमारे अपने एक्सपर्ट्स जो हैं, हमारे अपने डायरेक्टर्स जो हैं, हमारे अपनी जो स्टाफ है, वो उनको इन डेप्थ बताते हैं कि ये कैसे हुआ, ये इसकी ओवर द पीरियड डिटेरियोरेशन कैसे हुई, क्या वजूहात थी खराब होने की, क्या स्टेट्स थी, अब इसके ऊपर क्या काम किया गया। बहुत जरूरी है कि आपको अपनी आने वाली नस्ल को इन चीजों के बारे में डिटेल में बताना है। तो कोई सीएम साहब की जानिब से टाइम फ्रेम भी दिया गया है कि इतने टाइम में आपने ये काम हाँ जी बिल्कुल, हमें तो जी वील बी डूइंग इट एज सून एज पॉसिबल। ठीक है, हमने पेपर वर्क काफी हद तक खत्म कर दिया है। ऑन ग्राउंड हम भाटी गेट पे अगले हफ्ते से काम शुरू कर देंगे। दिल्ली गेट पे अभी हमारा काम शुरू हो चुका है, ठीक है, जो उसको मजीद रिस्टोर करना। अच्छा, रुकावटें क्या हैं? क्योंकि मैंने अपने इंट्रो में जिक्र किया था कि मेन बिजनेस हब है भाटी गेट का। अगर आप जिक्र करें आजम क्लॉथ मार्केट को, रास्ता जो जाता है आपकी शू मार्केट को, आपकी बाय रिम मार्केट है, बहुत ज्यादा ये बिजी रोड है। और मेरे ख्याल से ये रुकावटें भी फिर आपके काम में डालेंगे। सबसे प्रॉब्लमेटिक जो दरवाजे हमारे लिए बनेंगे वो हमारे लिए होगा मस्ती दरवाजा, शालमी दरवाजा, अकबरी दरवाजा, टिपसाली दरवाजा। काम तो रुक नहीं जो सकते, कमर्शियल हब्स हैं, बिल्कुल। तो वहाँ पे डेफिनेटली जो हमारी टीम्स हैं वॉल सिटी अथॉरिटी की और गवर्नमेंट के साथ, कमिश्नर के साथ, ठीक है ना, वील बी वर्किंग ऑन द रिमूवल ऑफ इंक्रोचमेंट। हमारा तरीकाकार होता है, हम लोगों से निगोशिएट करते हैं, उनको रीलोकेट करते हैं, फिर वहां से उनको हटाते हैं। ऑब्वियसली उनके लिए भी कुछ ऑल्टरनेट प्लान आपको देना पड़ता है ताकि उनके लिए उनका काम भी डिस्टर्ब ना हो। लेकिन बहुत जबरदस्त प्लान है, गुड लक। मैं यहाँ पे लाहौरियों से भी रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, हमारा शहर है, हमने इसकी हिफाजत करनी है। जहाँ पर वॉल सिटी ये काम कर रही है वहाँ पर आप लोग भी इनके साथ ताबून कीजिए, अपने शहर को साफ सुथरा रखने में, अपने शहर का हुस्न बहाल रखने में आप लोग भी जो है वो इनका साथ दीजिए, क्योंकि हम सबका शहर है और हमने इसको खूबसूरत बनाना है। थैंक यू सो मच एंड गुड लक। नाज़रीन, हम ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे, स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। खुश रहने का मैंने जिक्र किया था प्रोग्राम के स्टार्ट में। खुश आप रहते हैं जब आपके इर्द गिर्द वाला माहौल बड़ा ज़बरदस्त होता है। और ये गर्मी ने तो सबको परेशान कर रखा है, पता नहीं कब मौसम थोड़ा सा चेंज होगा और कब जो है वो सर्दी का मौसम बड़ा अच्छा होता है। सो हमें अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए जी। गर्मी का मौसम भी होना ज़रूरी है, लेकिन अभी ये हब्स वाली गर्मी एक्चुअली जो है परेशान भी कर रही है, जान भी निकाल रही है। सो आज के मौसम की हमने अपडेट लेनी है, तो देख लेते हैं आज का मौसम, टुडेज वेदर। कोमल ज्वाइन करेंगी हमें। सो कोमल से हम जान लेते हैं आज के मौसम की अपडेट्स क्या हैं। कोमल, दिन भर मौसम कैसा रहने वाला है?
ये हब्स वाली गर्मी कब तक रहेगी? जी बिल्कुल है ना। लाहौर शहर के मौसम के हवाले से बात की जाए तो गर्मी चूंकि तो है शहर लाहौर के बासी, जहां गर्मी से निढाल परेशान और मारे मारे नजर आ रहे हैं, वहीं हमारे जो खूबसूरत से दरख्त हैं, जो हमारी हरियाली है वो भी मुरझाई हुई है और रौनक जो है वो कहीं मानिंद सी हो गई है। हवाओं का सिलसिला थमा हुआ है, जिसकी वजह से गर्मी की शिद्दत में इजाफा रिकॉर्ड किया जा रहा है। अना आपने भी महसूस किया होगा कि इस दफ़ा जो है अगस्त के महीने में इस तरह की गर्मी के शहरी पसीने शराबूर है, पसीना ड्राई नहीं हो रहा। और इस तरह का मौसम अमूमन जो है वो जुलाई के महीने में होता है और गर्मी भी जो है वो शहर लाहौर के बासियों को बहुत परेशान कर रही है। सांस लेने में मुश्किल का सामना है और इसी के साथ साथ जो खूबसूरत सा मंजर था शहर लाहौर का, वो कहीं ना कहीं फ़िज़ाई आलूदगी की नज़र भी हो चुका है। AQI की बात करें तो फ़िज़ाई आलूदगी की शरह इस वक्त 139 के साथ लाहौर लूटता तरीन शहरों की फहरिस्त में तीसरे नंबर पर देखा जा रहा है। वहीं टेम्परेचर के हवाले से बात की जाए तो मौजूदा दर्जा हरारत 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा पहुँचा, यानी कि आज टेम्परेचर जो है वो भी अच्छा खासा इजाफे के साथ रिकॉर्ड किया जा रहा है। बारिशों से मुतल्लिक भी महकमा मौसमियात ने फिलहाल कोई इम्कानात जाहिर नहीं किए। शहर लाहौर के बासी जो हैं वो इवन 2 मिनट जो है वो आराम से खड़ा होना मुश्किल हो चुका है। जी ठीक है जी, बहुत शुक्रिया कोमल। और इस शदीद गर्मी में जो लोग बाहर जाके काम कर रहे हैं, हमारे रिपोर्टर्स जिनकी भी हिम्मत है, कैमरामैन जो बाहर जाके इस शदीद गर्मी में काम करते हैं, ऑनेस्टली स्पीकिंग ये हब्स वाली गर्मी वाकई जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान होती है। सो बाहर जो लोग काम करते हैं, जिनका एक्सपोजर बाहर ज़्यादा है, पानी का इस्तेमाल प्लीज़ ज़्यादा कीजिए ताकि आप गर्मी की शिद्दत से महफूज रह सके, डिहाइड्रेशन के मसाइल ना हो। आगे बढ़ते हैं, जिनकी बर्थडे है उनको हमने विश करना है जी। आज सालगिरह है हुरिया की, जुनैद की, अहमद की और इसके साथ जुरेज बिन नासिर की, मोहम्मद अहमद रज़ा, मोहम्मद दानिश अहमद, एजाज अहमद, हुसैन अली, कासिम अली, एहसन अहमद हैं और शानजे हैं जी, शानजे कैसर, जिनकी आज सालगिरह है। विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे ऑल ऑफ यू। सो हैप्पी बर्थडे वंस अगेन। और अभी 14 अगस्त वाली पिक्चर्स भी लोग शेयर कर रहे हैं क्योंकि लोगों के लिए इतना एक्साइटमेंट था 14 अगस्त का। सो अभी बहुत सारे, कल भी जो हमारे पास पिक्चर्स आई उनमें बहुत सारे जो बच्चे थे उनकी 14 अगस्त वाली ही पिक्चर्स थी। अच्छा जी, आप अपनी बर्थडे की पिक्चर्स हमें भिजवा सकते हैं। अगर कल आपकी बर्थडे है तो हम ज़रूर आपको भी विश करेंगे। एक ब्रेक के बाद ज्वाइन करेंगे, स्टे विद अस। खुश आमदीद एक बार फिर से आपको शो में कहेंगे। और अच्छा जी, हमने बात करनी है मौजूदा सूरत हाल की, जिसमें इस वक्त आवाम का सबसे बड़ा इशू क्या चल रहा है जी? महंगाई है। पेट्रोल की कीमत बढ़ती है, उसके साथ आपको क्या पता चलता है जी? सब्जियों की कीमतें बढ़ गई हैं और ट्रांसपोर्ट क्योंकि किराए बढ़ जाते हैं, सब्जियां आपने मंडी से लेकर अपने इलाकों में आनी है तो लोगों के पास जवाब ही होता है कि जी क्योंकि किराए बढ़ गए हैं तो हमने कीमतें भी बढ़ा दी हैं। लेकिन आवाम बेचारी किधर जाए? महंगा पेट्रोल भी डलवाए, घरों का सामान भी खरीदे और उसके बाद रोज़मर्रा आप इस चीज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते हैं। घर में किसी ने 2 वक्त का खाना तो बनाना ही बनाना है, उसके लिए आवाम की मुश्किल जो है वो मज़ीद बढ़ती जा रही है। और ऐसे में एक बड़ा इशू आवाम के पास ये है कि आपके पास जो रेट लिस्ट है उस पर कहीं अमल नहीं हो रहा। शहर में आप कहीं भी चले जाए, पोश इलाकों में सब्जियों के रेट अलहदा हैं और दूसरे इलाकों में चले जाएँ रेट अलहदा हैं। और अगर आपने अच्छी सब्जी खरीदनी है तो वो कैटेगरीज बना के रख दी गई हैं हर जगह पर। अच्छी सब्जी आपको महंगे दामों मिल रही है। अब ये डिफरेंस किसने ख़त्म करना है? ये तो जी अब इंतज़ामिया ही इसके लिए जवाबदेह है। एसी साहिबान जो कि एसी वाले कमरों में आराम कर रहे हैं वो इसके जवाबदेह हैं। खैर, मौजूदा सूरत हाल क्या है, आज की रेट लिस्ट क्या है, आज के भाव चेक करते हैं। दिलावर होंगे हमारे साथ, ओवर टू यू। अजियाना, बिल्कुल सब्जियों की कीमतों में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी है, जबकि सरकारी रेट लिस्ट और बाजार में फरोख्त होने वाली सब्जियों की कीमतों में जो फ़र्क है वो बरकरार है। सबसे पहले प्याज की कीमत की बात की जाए तो 80 रुपये सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक, जबकि बाजार में 95 रुपये तक प्याज जो है फरोख्त हो रहा है। टमाटर की कीमत की बात की जाए तो 75 रुपये सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक, जबकि बाजार में 90 रुपये तक टमाटर जो है फरोख्त हो रहा है। लहसन की कीमत की बात की जाए तो 255 रुपये सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक, जबकि बाजार में 300 रुपये 320 रुपये तक लहसन जो है फरोख्त हो रहा है।
है। अदरक की कीमत की बात की जाए तो 880 रुपये सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक, जबकि बाजार में 950 रुपये तक अदरक जो है फरोख्त हो रहा है। सब्ज़ मिर्च की कीमत की बात की जाए तो 100 रुपये सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक, जबकि बाजार में 110 रुपये तक सब्ज़ मिर्च जो है फरोख्त हो रही है। आलू की कीमत की बात की जाए तो 72 रुपये सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक, जबकि बाजार में 80 रुपये तक जो आलू हैं वो फरोख्त हो रहे हैं। इसके साथ साथ लीमू की कीमत की बात की जाए तो 145 रुपये सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक, जबकि बाजार में 155-160 रुपये तक लीमू जो है फरोख्त हो रहा है। शिमला मिर्च की कीमत की बात की जाए तो 170 रुपये सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक, जबकि बाजार में 180-185। ठीक है जी, हाफिज दिलावर, बहुत शुक्रिया, आपने सब्जियों के रेट हमारे साथ शेयर किए हैं। सो हम कल आने वाले प्रोग्राम में भी इसी तरह से आपको घर बैठे तमाम इन्फॉर्मेशन पहुंचाते रहेंगे। हम चाहते हैं कि घर बैठे आपके तमाम मसाइल हम हल करते रहें। इसके लिए जी आपको हमें सजेशंस अपनी ज़रूर हम तक पहुंचानी है, ताकि उसके मुताबिक हम अपना शो प्लान करते रहें। इजाज़त दीजिए, कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।